हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर और आज आप है मेरे साथ एक एकदम नए बैच में जिसका नाम है शौर्य फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, तो इस बैच में मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूँ, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये बैच एक ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो अभी भी सो रहे थे, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है एनडीए की, उनके लिए एकदम बेहतरीन बैच है। आप यहाँ से जल्दी से शॉर्टकट में मेरे साथ तैयारी करके चल सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने शौर्य में पढ़ाई है यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा, पर मैं थोड़ा तेज, थोड़ा शॉर्टकट में, थोड़ा कंसाइज करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर किसी बच्चे की अंग्रेजी थोड़ी भी ठीक है तो भी उसको ग्रिप कर लेगा और बढ़िया से आगे चलेगा मेरे साथ। आज मैं आपको इसमें पहली क्लास कराने वाला हूँ जहाँ मैं कराऊंगा आपको 8 यूनिवर्सल रूल्स। क्या कराऊंगा? 8 यूनिवर्सल रूल्स। अब तुम कहोगे सर ये क्या है? भाई ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। इसमें बेसिक आपका सारा कवर हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर का। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, जहां पे आपको बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, एक यूनिवर्सल रूल्स है, बेसिक्स ऑफ, इसको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली ये समझ पाते हैं जो हमारे पास वर्ब्स हैं उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, उनको किस तरीके से यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। और यकीन जानिए इनके बिना आप कोई एक भी सेंटेंस अपने जीवन में कभी बना नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है अगर कभी भी कोई सेंटेंस बनाओगे तो या तो वो इन 8 यूनिवर्सल रूल में से किसी एक पे आधारित होगा, नहीं तो सेंटेंस ही नहीं होगा अंग्रेजी भाषा में। किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर, किसी आर्टिकल में कहीं से पढ़ लोगे तो हमेशा इन 8 में से किसी एक रूल पे आधारित सेंटेंस ही मिलेगा। ऐसा सेंटेंस नहीं होता जो 8 में से आधारित ना हो। तो एक तरीके से मेरे कॉपीराइट रूल्स है जो मैंने कहीं से निकाले हैं तुम्हारे प्यार में। ठीक है, और आज हम इसी पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो मिलने वाला है आपको बहुत सारा कंटेंट आज की क्लास में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक क्या है? 8 यूनिवर्सल रूल, जिसमें से मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूं, बिल्कुल बेसिक। अगर आप ये 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ लेते हैं ना, तो वो सारे बच्चे जो चाहते हैं कि सर मैं बेसिक से पढ़ना चाहता हूं, बेसिक से पढ़ना चाहता हूं, तो समझ लीजिए यही बेसिक है। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपका सब कुछ तैयार हो गया। देखिए, जैसे कोई भी सेंटेंस अगर आपको बनाना है, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस तुम्हें बनाना है तो तुम्हें उसके लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तुम्हें उसके लिए चाहिए होता है लेटर्स। लेटर्स के बाद फिर तुम्हें चाहिए होते हैं उसके लिए वर्ड्स, है ना। लेटर से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से बनते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, लेटर से बनता है वर्ड्स और वर्ड से बनता है सेंटेंस। तो मैं कोई भी वर्ड लिख दूंगा, अगर मैं मान लो कुछ भी लिख दूं, राम सीता नेसेसरी इंटेलिजेंट लव हैव, तो क्या ये सेंटेंस हो गया? मैंने बहुत सारे वर्ड एक के अंदर एक घुसा दिए तो क्या सेंटेंस बन गया? नहीं भाई साहब, ये सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस क्या होता है? जो आपको कंप्लीट सेंस देता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा दो चीजें चाहिए होती हैं मेरे बच्चे। एक तो चाहिए होता है सब्जेक्ट और दूसरा चाहिए होता है वर्ब। ये बात आप हमेशा हमेशा याद रखेंगे, है ना। अब देखो भाई, सब्जेक्ट की कितनी पॉसिबिलिटीज होती है। सब्जेक्ट बेचारा सीधा साधा भोला भाला होता है ना, तो ये या तो होगा सिंगुलर या फिर हो जाएगा प्लूरल। इसके अलावा इसकी कहानी नहीं होती। अब तुम कहोगे सर सिंगुलर प्लूरल से क्या मतलब है? भाई या तो कहोगे ही, शी, इट, या इसे ऐसे लिख लो, ही, दे, बर्ड्स, किंग्स, मनी, या फिर ये प्लूरल हो जाएगा। या फिर ये प्लूरल हो जाएगा, जैसे दे, वी, बर्ड्स, किंग्स, बॉयज। तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है ना। ये नाउन प्रोनाउन या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है। पर ये वर्ब ऐसी नहीं होती। एवरी वर्ब हैज गॉट 5 पॉसिबिलिटीज। कोई भी वर्ब अगर तुमने कहीं भी देखी है, अगर तुम्हें पता भी है कि कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम वर्ब कहते हैं, वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन होता है। पता है, बड़े ही अफसोस की बात है, मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे बच्चे शौर्य बैच की, उनकी ये हालत थी कि उन्हें वर्ब पता नहीं थी जब उन्होंने शौर्य में पढ़ना शुरू किया था, है ना भाई। तो ये मुझे मतलब, ये तो मुझे अपने देश के एजुकेशन सिस्टम पे होता है कि तुम लोग 12वां पास कैसे कर जाते हो, है ना। मैं इसी चीज पे हैरान हूं कि 10वां कैसे पास कर दिया उस बच्चे ने जिसको वर्ब नहीं पता है। तो भाई वर्ब जो होता है एक एक्शन होता है बेसिकली। गहराई से आप इसके बारे में जानेंगे। बट एवरी वर्ब हैज गॉट कितनी पॉसिबिलिटीज? 5 पॉसिबिलिटीज। हर वर्ब की 5 संभावनाएं होती हैं। तो कहने का मतलब है अगर मैं लिखता हूं ईट, तो ये एट भी हो सकता है, ये ईटन भी हो सकता है, ये ईट्स भी हो सकता है। अब ये तो पता ही होगा। अब देखो एक चीज और है, अगर आपने शौर्य फास्ट ट्रैक बैच लिया है और आपकी अंग्रेजी या कोई भी सब्जेक्ट एकदम बर्बाद है तो ये बैच भी आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी सी कड़वी बात है पर सच्ची बात है। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा तो आता ही है, कम से कम ये तो समझ पाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है ना। और अगर बिल्कुल ही लुल्लू है तो ये भी नहीं पता, तो भैया बहुत ही बेसिक से पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं ना। सच में तुमसे बोलूंगा, झूठे सपने झूठे वादे मैं तुमसे करता नहीं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, थोड़ी बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, कम से कम वर्ब है ना क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये बेसिक चीजें इतनी तो तुमसे हमारी इंतजार है कि पता होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ये तुम्हारी हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई सिंगुलर, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड, और ये आईएनजी फॉर्म। सो हर वर्ब की आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज होती हैं। हर वर्ब की आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं? 5 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये तुम सोच रहे हो सर ये आपने सिंगुलर लिख दी, हाँ ये वर्ब है, उल्टा चलती है। हाँ जी, तो एक बार शुरू से देखते हैं। मैं शुरू से ये रूल आपको समझाता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक, एक यूनिवर्सल रूल का पहला रूल, रूल 1 है ये, जिसमें मैंने आपको बताया किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की। सब्जेक्ट की सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब की 5 पॉसिबिलिटीज होती हैं। कहीं भी वर्ब दिखेगी तो हम उसे 5 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 पॉसिबिलिटीज होती है ना, जैसे ये सिंगुलर, ये प्लूरल, प्लूरल है ना, मतलब जब एस और ये सब उल्टा चलती है। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप लिखते हैं ईट, अगर आप लिखते हैं रन, अगर आप लिखते हैं फ्लाई, अगर आप लिखते हैं गो, तो ये सारे के सारे मेरे बच्चे पहले से ही प्लूरल है। ये सारे के सारे पहले से ही प्लूरल है। अगर आप इन्हें सिंगुलर बनाना चाहते हैं, अगर आप इन्हें सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो आपको इनके साथ एस एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इनके साथ एस या फिर एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब एक बात तय हो गई है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है? प्लूरल आती है। मतलब आप कहेंगे दे ईट, आप कहेंगे वी रन, लेकिन अगर आपको पहले कहना पड़ेगा ही तो आप कहेंगे ईट्स, अगर आपको कहना पड़ेगा शी तो आप कहेंगे रन्स।
समझ आ रही है? किंग अगर आप कहेंगे तो किंग फ्लाइज कहेंगे, लेकिन अगर आप किंग कहेंगे तो किंग फ्लाई। बहुत ही सिंपल है। तो इसको लगाने का एक और तरीका है, टेबल मैं आपको देता हूं जो आपको हमेशा हेल्प करेगी, आपकी पूरी जिंदगी में ये टेबल आपको हेल्प करेगी। हाँ जी, अगर मैं लिखता हूँ वी लव तो हमें कहना पड़ेगा ही लव्स। अगर मैं कहता हूँ शी गोस तो कहना पड़ेगा शी गो। अगर मैं कहता हूँ दे फ्लाई तो मुझे कहना पड़ेगा इट फ्लाइज। अगर मैं कहता हूँ बर्ड सिंग्स तो मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा बर्ड्स सिंग। ठीक है, बचपन से 55 आ जाता है बच्चे का, ये बात पता नहीं होती है। हर बैच में देखता हूँ मैं, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ मैं, और मैं हर बार हैरान होता हूँ कि तुम बच्चे पास कैसे हो जाते हो 12th में 10th में, जिसको इतनी बेसिक चीज नहीं आती है ना। अगर ऐसा यहाँ लगाया तो यहाँ नहीं लगेगा, और यहाँ नहीं लगाया तो यहाँ लग जाएगा, इतनी सी बात है। आई की कहानी अलग है, आई सिंगुलर होता है, वर्ब हमेशा अपने साथ प्लूरल लेता है। कुछ इसके एक्सेप्शन है जो आप नोट कर लेंगे, जैसे आई के साथ वॉस भी लगता है जो सिंगुलर होता है, ठीक है, और आई के साथ एम भी लगता है जो सिर्फ आई के लिए नहीं होता। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन है कि भाई वॉज और एम लगते हैं, नहीं तो वॉज एक सिंगुलर वर्ब है, हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ लगती है। आई एक्सेप्शन है। एक बार कोई रिवीजन करा देता हूं कि मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया। मैंने तुम्हें पहला रूल पढ़ाया जिसमें मैंने तुम्हें पढ़ाया कि भाई किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए होगा। अगर तुम्हारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस नहीं बनेगा, अगर तुम्हारे पास वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं बनेगा। सब्जेक्ट और वर्ब के समायोजन से ही सेंटेंस बन सकता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगी तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगी तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। उसके लिए तुम्हें एक टेबल मैंने बना के दी है जिसमें लगभग सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे चलना है। ये था आपका पहला रूल। ठीक है, रूल नंबर 1। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब इसका एक एक्सेप्शन है। इस रूल का क्या है? एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है? अपवाद होता है। ये क्या होता है? इस कहने का मतलब है जहां पे ये रूल ब्रेक हो जाएगा। जैसे ऐसे याद रखो, एक सेंटेंस लिखता हूं, इफ आई वाज द किंग आई वुड हेल्प यू। ये सेंटेंस एग्जाम में आता है, बच्चा इसको देखता है, कंफ्यूज होता है, समझ में नहीं आता, बहुत ही आसान है। देखो ये सेंटेंस हाइपोथेटिकल है। कैसा है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है? काल्पनिक, इमेजिनरी। तो जब भी हम काल्पनिक चीज की बात करते हैं, किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो हवा में है, काल्पनिक है, तो उसके साथ हम हमेशा चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, irrespective of the subject। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बॉस को कोपचे में लेके काट दीजिए और इसकी जगह वर्ब कर दीजिए। ठीक है, इफ आई वर द किंग आई वुड हेल्प यू। अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। होता हूं नहीं, होता तो भैया जब भी होता कहोगे हाइपोथेटिकल हो जाएगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। अगर कोई ये सोच रहा है कि यहाँ पे आई था इसलिए वर आया, तो वो सबसे बड़ा गधा है, क्योंकि मैंने कहा कि सब्जेक्ट कुछ भी हो। एक सेंटेंस और देखो, अगर मैं कह दूं इफ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई। अगर मैं चिड़िया होती तो वह उड़ती, तो भाई यहाँ पे शी लिख दूं, ही लिख दूं, रानी लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, वही आएगा। क्यों आएगा वह? क्योंकि सेंटेंस हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक बात है, वो चिड़िया नहीं है, नहीं चिड़िया हो सकती है। और यहाँ पे तुम्हारा रूल 1 खत्म हुआ। ठीक है, क्या सीखा तुमने इसमें? तुमने इसमें सीखा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये बात एक जगह पे ब्रेक हो जाएगी, और वो ये वाली बात रही हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में जब काल्पनिक बात हो रही होगी, सब्जेक्ट कुछ भी हो, तुम वर्ब का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, चलो भाई अब हम बात करते हैं रूल 2। रूल 2 बहुत ही आसान है, सबसे आसान रूल है, और इसमें बार बार क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी हर जगह पे कि भाई कहीं भी अगर तुम्हें डिड दिख जाए, डू दिख जाए, या फिर डस दिख जाए, डिड डू डस कहीं भी दिख जाए, इनके साथ हमेशा 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 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, जिंदा मुर्दा कैसे भी। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। बस सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, डिड डू डस एक यूनिवर्सल रूल है, इसके साथ जब भी वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में आती है। इन चीजों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, पर क्यों आती है, कैसे आती है, वर्ब कैसे करता है, ये सब चीजें मैंने बताई, बट अब उसका टाइम नहीं है, बिकॉज दिस इज अ क्रैश कोर्स। तो डिड डू डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने कहा आई डिड नॉट हेल्प हर, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये हेल्प नहीं हो सकता। बच्चे को लगता है डिड लगाया इसलिए हेल्प लगेगा, ये पास तो ये भी पास, यही तो बदतमीजी है। यहाँ पे तुम्हें HELP हेल्प का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, या फिर शी डजंट ईट्स चॉकलेट्स। अब जब ये क्वेश्चन आता है ना क्लास में एग्जाम में, तो बच्चों को लगता है सही है, यहाँ भी सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है, यही बदतमीजी है। जब तुमने डज लगा दिया तो ईट्स क्यों लगा रहे हो? इट शुड बी ईट और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ऐसे ही दे डू आस्क फॉर मनी, वो पैसे के लिए कहते तो हैं, तो बिल्कुल सही है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो बस याद रखिए आप, दूसरा रूल आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि कहीं भी डिड डू डस दिख जाए तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा रूल इससे भी ज्यादा आसान है, रूल 3। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पहले आपके साथ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो रूल 3 क्या कहता है? ये जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ना, रूल 3 क्या कहता है, इधर जानते हैं, इधर से जानेंगे। मैंने आपको बताया ये दोनों कहां यूज होती है, अब हम इसके बारे में बात करने चाह रहे हैं। तो रूल 3 कहता है ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, ये सिर्फ एक ही जगह यूज होती है जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। मैंने बताया ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है सिर्फ एक ही जगह यूज होती है जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट नहीं है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज नहीं होगी, और इसी से आप मात्र पहचान लेते हैं कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जैसे मैंने कहा आई वेंट टू जापान, शी किल्ड अ रैट। तो आपको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। जैसे आपको दिखेगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे आपको दिखेगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। अगर कोई दिमागी हालत से इतना कमजोर है कि दिमागी अंग्रेजी हालत से इतना कमजोर है कि उसे पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं पता, तो सब्र करो, टेंसेस में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा कमजोर है ना कि तुम्हें पास्ट इंडेफिनिट नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता डिड टू डस क्या होते हैं, तुम्हें नहीं पता डस क्यों लगा दिया, अगर तुम्हें एकदम ही अंग्रेजी एकदम ही ऐसा लग रहा है फॉरेन लैंग्वेज है, तो तुमसे हो ना पाएगा। ये बात मैं बता दूं, इस बैच में तो नहीं हो पाएगा। हाँ, मेरे किसी ऐसे बैच में आना जिसमें तुम्हें मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, उसमें लगा दूंगा। ठीक है, तो भाई 50 क्लासेस में 50 दिन में सिर्फ उसी के लिए अच्छा करा जा सकता है जिसने खुद अपने लिए थोड़ा तो अच्छा कर रखा हो ना। तो ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार आपको ये नहीं बता रहा। ठीक है, तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आती है। अब इसका भी एक अपवाद है, ये देख लो। इसका एक्सेप्शन क्या है कि कहीं पे भी अगर तुम्हें मिल जाए इस तरह के वर्ड, इट इज टाइम, इट इज
about time, it is appropriate time. या फिर it is time, it is about time, it is appropriate time, it is गुड टाइम, ऐसा कोई भी वर्ड मिलेगा तो इनके साथ भी आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब तुम कहोगे सर ये बात क्यों, क्योंकि सुनने में ना ये प्रेजेंट जैसे लगते हैं। जैसे मैं तुमसे एक सेंटेंस दिखाता हूं, अगर मैं इसे ऐसे कहूं, इट इज टाइम शी वर्कड हार्ड। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चों को लगता है कि यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे पास्ट है, तो वो अक्सर यहाँ पे वर्क कर देता है या वर्क्स कर देता है, जो बिल्कुल गलत है। इट इज टाइम शी वर्कड हार्ड हो सकता है, वर्क्स नहीं हो सकता। या फिर इट इज अबाउट टाइम ही हेल्प्स द नीडी। क्या मतलब हुआ, यही वो समय है, इट इज अबाउट टाइम ही हेल्प्स। अभी गलत हो गया, बच्चे को लगता है यहाँ इज आया तो यहाँ पे हेल्प सही होगा, पर ये हेल्प्स गलत है, यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। तो मैंने आपको बताने की क्या कोशिश करी, मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई कि इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज एप्रोप्रिएट टाइम, इट इज गुड टाइम। इन सब के साथ आप हमेशा सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, भला से ये प्रेजेंट में लिखा जाता है। तो तीन रूल बताए, पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, दूसरा रूल मैंने आपको बताया डिड डू डज का, और तीसरा रूल मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट वाला। आइए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं रूल नंबर 4 पे। हाँ भाई, तो ये रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 बात करता है, हाँ एक नया रूल है, मजेदार रूल है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छोटा रूल नहीं है, इनको तो आप जानते होंगे, have, has, had, having। उम्मीद है कि आप इनको जानते होंगे, ठीक है। हमेशा जानते होंगे कि have कैसे यूज होता है, having कैसे यूज होता है। एक एक सेंटेंस भी मैं आपको इसे दिखा देता हूं, जस्ट अ सेकंड प्लीज। जैसे I have a car, I have a car, she had good marks, उसके अच्छे नंबर आए थे। Are you having lunch, या फिर he has many friends। तो देखो ये इस तरीके से यूज होता है, ये तो तुम्हें पता ही है, इसके मल्टीपल मीनिंग आते हैं। जैसे शी है, आई हैव अ कार, तो हैव यहाँ पे क्या बताता है, पोजीशन बता रहा है। तो उसके पास एक कार है, शी हैड गुड मार्क्स, तो शी ऑब्टेन्ड जैसा मीनिंग आ रहा है, शी ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स। आर यू हैविंग, तो हैविंग का मतलब ईटिंग जैसा आ रहा है, ईटिंग लंच। शी हैज मैनी, ही हैज मैनी फ्रेंड्स, तो उसके पास है, शी गेट्स जैसा मीनिंग आ रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हैव, हैज, हैड, हैविंग कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हर सेंटेंस में अलग आ सकता है, और आप सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग बेहतर समझ सकते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हैव, हैज, हैड, हैविंग के मल्टीपल मीनिंग होते हैं। सेंटेंस पढ़ेंगे और मीनिंग समझ में आ जाएगा। अब मजेदार बात क्या है, कभी कभी इनके साथ एक और वर्ब भी लगाना पड़ती है। हैव, हैज, हैड, हैविंग के साथ कभी कभी एक और वर्ब भी आती है। बहुत बार आप देखेंगे कोई और वर्ब भी आ रही है हैज, हैव, हैड के साथ, और वो वर्ब हमेशा और हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। जैसे आपने देखा कि डिड, डू, डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसी हैव, हैज, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा शी हैज ब्रोक द ग्लास, या फिर हैव यू सबमिट द प्रोजेक्ट, या फिर आई हैड नेवर चीटेड हिम। अब देखिए जरा सेंटेंस को हम सही कैसे करते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है शी हैज ब्रोक, तो ब्रोक नहीं हो सकता, ब्रोक सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन। बस इतना सा कर देंगे और 4 नंबर आपको इस बात के मिल जाते हैं। हैव यू सबमिट नहीं होगा, सबमिटेड हो जाएगा, हैव यू सबमिटेड हो जाएगा, क्योंकि हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे ही आई हैड नेवर चीटेड, यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे चीटिंग नहीं हो सकता, यहाँ पे चीट नहीं हो सकता, यहाँ पे चीट्स नहीं हो सकता। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कहीं भी अगर आपको हैव, हैज, हैड, हैविंग मिल जाए, उसके साथ एक और वर्ब लगानी हो, तो वो वर्ब हमेशा और हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म होगी मेरे बच्चे, थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा ये तो आपने देखा किससे, हैव, हैज, हैड, हैविंग से। अब हैव, हैज, हैड से एक चीज हम हैविंग से भी देख लेते हैं। तो याद रखिए जब भी हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। क्या बताया मैंने कि जब भी हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। अब सवाल यह है कि सर परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि भाई हैविंग का मतलब बदल गया, हैविंग का मतलब आफ्टर जैसा हो गया, ये आफ्टर जैसा साउंड देगा, और ये थर्ड फॉर्म का मतलब आईएनजी जैसा हो गया, ये आईएनजी जैसा साउंड करेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि जहां पे भी तुम्हें हैविंग दिख जाए वहां पे आफ्टर लिख देना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जहां पे हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई दिख जाए वहां पे आईएनजी लिख देना। मैं कह रहा हूं कि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी लेकिन वो सेंस आईएनजी कर देगी, और हैविंग भी आफ्टर जैसा मीनिंग देगा। अब इसको बेहतर समझने के लिए मैं तुम्हें एक सेंटेंस दिखाता हूं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आफ्टर हैविंग eaten her food she went to sleep। ठीक है, सेंटेंस का मतलब है कि अपना खाना खाने के बाद वो सोने चली गई। अब जब ऐसा सेंटेंस आता है बच्चे को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है, लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है उसको पता है कि भाई हैविंग का मतलब क्या है, आफ्टर, हैविंग का मतलब क्या है, आफ्टर, और ईटिंग का मतलब क्या है, ईटिंग, खाने के बाद। तो यहाँ पे 2 आफ्टर हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये वाला काट दो, सिंपल सी बात है, ऐसी क्वेश्चन सही हो गया। सो हैविंग ईटन हर फूड शी वेंट टू स्लीप। एक एग्जांपल और देखिए, हैविंग अरेस्टेड शी वाज सेंट टू जेल। हैविंग अरेस्टेड का मतलब वो, हैविंग का मतलब आफ्टर, और अरेस्टेड का अरेस्टिंग। सो आफ्टर अरेस्टिंग, अरेस्ट करने के बाद, किसने अरेस्ट किया, शी ने अरेस्ट थोड़ी किया। क्या मतलब हुआ, आफ्टर अरेस्टिंग, अरेस्ट करने के बाद शी वाज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया, ठीक है। तो अरेस्ट करने के बाद तो इसने थोड़ी अरेस्ट किया, ये तो अरेस्ट हुई है, तो ये कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, हैविंग बीन अरेस्टेड। तो याद रखिए बीन कब आता है, जब सेंटेंस पैसिव में होता है ना, ऐसे याद रखिएगा।
हैविंग प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस वाला होगा, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होगा, ये वाला इस पर काम कर किया जा रहा होगा। तो शी ने अरेस्ट नहीं किया, शी को अरेस्ट किया गया है, इसीलिए कहा गया हैविंग बीन अरेस्टेड, अरेस्ट किए जाने के बाद शी वाज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया। एक सेंटेंस और देखेंगे आप, हैविंग प्रमोटेड ही थैंक्ड द बॉस। क्या मतलब हुआ कि प्रमोशन हो जाने के बाद उसने अपने बॉस का शुक्रिया अदा किया। तो हैविंग का मतलब क्या हो जाएगा, आफ्टर, और प्रमोटेड का मतलब क्या हो जाएगा, प्रमोटिंग। आफ्टर प्रमोटिंग, प्रमोटिंग करने के बाद खुद ही उसने प्रमोट किया, खुद ही शुक्रिया अदा किया। सो हैविंग बीन प्रमोटेड, प्रमोट किए जाने के बाद, हैविंग बीन प्रमोटेड, प्रमोट किए जाने के बाद ही थैंक द बॉस, उसने बॉस का शुक्रिया अदा किया। तो इसने प्रमोट नहीं किया, इसको किया गया है भाई, इसलिए पैसिव में बनाओगे, ही ने थोड़ी प्रमोट किया, ही को किया गया है। जैसे हैविंग बीन कॉट, पकड़े जाने के बाद ही वाज बीटन, उसकी पिटाई कर दी गई। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखना, समझ में आ जाएगा। हैविंग बीन कॉट क्या मतलब हुआ, पकड़े जाने के बाद ही वाज बीटन, उसकी पिटाई कर दी गई। पकड़े जाने के बाद क्या हुआ, उसकी पिटाई कर दी गई, सही बात है। और हैविंग बीटन आफ्टर बीटिंग, पीटने के बाद किसको, थीफ को, दे कॉल्ड द पुलिस, उन्होंने पुलिस को कॉल किया। तो दोनों ही सेंटेंस सही है। यहाँ पे पिटाई किसकी हो रही है, थीफ की हो रही है ना, यहाँ पे थीफ ही सब्जेक्ट है, ही की पिटाई हुई है, तो ही ने पीटा नहीं है, उसको पीटा गया है, तो ये पैसिव में चला गया ये वाला। और नीचे वाला मैंने एक्टिव में बना दिया। एक्टिव में क्या करा है, हैविंग का मतलब आफ्टर और बीटिंग का मतलब बीटिंग। सो आफ्टर बीटिंग द थीफ, चोर को पीटने के बाद दे कॉल्ड द पुलिस, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोनों। एक बार मैं शुरू से इस वाले रूल को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कहीं भी आपको हैव दी जाए, हैज दी जाए, हैड दी जाए, इनके साथ अगर या तो कोई वर्ग नहीं आएगी, भाई देखो इनके साथ इन वाले केसेस में कोई और वर्ग नहीं आएगी, इन वाले केसेस में इनके साथ कोई भी दूसरी वर्ग नहीं आएगी। लेकिन अगर कभी भी कोई दूसरी वर्ब आ जाएगी तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। ये मैंने आपको दिखाया, देखो थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर मैंने आपको हैविंग भी, इससे आप कंफ्यूज हो सकते थे, मुझे लगा, तो मैंने हैविंग भी एक्सप्लेन किया कि जब हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है, जहां पे हैविंग का मतलब आफ्टर जैसा हो जाता है और थर्ड फॉर्म का मतलब आईएनजी जैसा हो जाता है। इसको आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे। फिर मैंने आपको पैसिव वाला सेंस भी बता दिया, पैसिव जब सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा होता है, तो हैविंग के साथ बीन लग जाता है, जब काम करा नहीं है उस पर किया, मतलब सब्जेक्ट नहीं किया, सब्जेक्ट पर किया गया। भाई एक तो होता है तुमने कहा सर मैंने मारा, और एक तुमने कहा सर मैं पिटा, तो मैं पिटा पैसिव हो जाएगा क्योंकि उसमें तुम्हें कुछ करना थोड़ी है, तुम तो बस पिटे ना। और एक्टिव में तुम्हें एक्टिव करना पड़ता है। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। तो पहला रूल बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट एग्रीमेंट, दूसरा डिड डू डज, और तीसरा वाला हमने किया पास्ट इंडेफिनिट वाला, चौथा रूल हम कौन सा कर रहे हैं, हैव हैज हैड वाला, डन। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 5 पे। तो देखो कहीं भी रूल नंबर 5 बहुत ही आसान रूल है, एकदम आसान, तुम्हें जल्दी से आ जाएगा ये। मतलब ये इसके लिए तुम कहोगे हाँ सर वाकई दिस रूल इज वेरी इजी। कहीं भी आपको दिख जाए शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ought to, must, dare, need, तो भाई ये सारे के सारे जो है ना, देखने में ये मॉडल्स हैं। ठीक है, और इन सब के साथ जब भी तुम्हें कोई वर्ब लगा, सवाल ये दूसरी वर्ब, हाँ ये कभी अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ वर्ब लगती है। मॉडल्स के साथ हमेशा एक एडिशनल वर्ब लगती है, और वो वर्ब हमेशा और हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। जब भी मैं कहता हूं ना फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म का मेरा मतलब होता है ये वाली याद रखना, ये वाली जो कि प्लूरल होती है, ये सिंगुलर है, ये वाली का याद रखना। तो मैंने क्या बताया आपको कि सब्जेक्ट इनके साथ शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मैंने कहा शी विल डिसाइड इट सून, ये मैं जल्दी डिसाइड करेगी, तो यहां पे डिसाइड नहीं हो सकता है, डिसाइडेड नहीं हो सकता, डिसाइडिंग नहीं हो सकता, कुछ और नहीं हो सकता। जैसे द पीपल ऑफ द सिटी मे गेट पैनिक, शायद पैनिक हो जाए। तो गेट कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, कुछ और आ ही नहीं सकता इसके साथ, सिंगुलर भी नहीं आ सकता। अगर देखो शी आया तो शी के साथ भी डिसाइड आया, डिसाइड्स नहीं आया। ऐसे अगर मैं ही से सेंटेंस बनाऊंगा, ही वुड जॉइन अस, तो ये जॉइन नहीं होगा, ठीक है, जॉइंट नहीं हो सकता, जॉइनिंग नहीं हो सकता। तो अच्छा, अब ये मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके लिए आपकी एक स्पेसिफिक क्लास है जिसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि इनमें से अगर कोई भी आपको मिल जाए, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ऑट टू, मस्ट, डेयर, नीड, तो इन सबके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आपने लिखा मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है जो पैसा लेता है कभी वापस नहीं करता है, तुम उसी की बात कर रहे हो, आई शुड नॉट हैव गिवन हिम एनी मनी, मुझे उसे कोई पैसा नहीं देना चाहिए। सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, आई शुड नॉट हैव। अब तुम सोचोगे देखो शुड क्योंकि मॉडल है, तो शुड के साथ ये आ गई फर्स्ट फॉर्म, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो लगती है, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि शुड के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी। अबे शुड के साथ नहीं है, ये हैव के साथ है, शुड के साथ तो हैव आया, समझ आई बात। एक सेंटेंस और देखिए, और हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म मैंने बताई थी, या फिर द गवर्नमेंट माइट हैव डन इट बेटर, तो ये डन बिल्कुल सही है क्योंकि हैव के साथ आया, और हैव बिल्कुल सही है क्योंकि माइट के साथ आया, तो मॉडल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके बाद जो भी वर्ब आए अकॉर्डिंगली चल जाएंगे। तो यहाँ पे दो तीन वर्ब यूज हो सकती है एक सेंटेंस में, आप देख रहे हैं। तो बस आप ये याद रखिए कि अगर हैव है तो थर्ड फॉर्म, मॉडल है तो फर्स्ट फॉर्म। मैंने क्या बताया शुरू में आपको कि जितने भी मॉडल हैं उनके साथ हमेशा और हमेशा आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये था आपका रूल नंबर 5। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रूल 6 पे। ये बहुत मजेदार रूल है और इसमें आपकी आत्मा एकदम तृप्त हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप जानते हो ना, गेट। तो कोई अगर आपसे पूछे कि गेट का मतलब क्या होता है तो क्या बताओगे, जरा सोच के देखो। किसी ने पूछा कि गेट का मतलब क्या होता है, तो क्या वर्ड तुम्हारे दिमाग में आता है, जैसे तुम गेट के बारे में सोचते हो कि गेट का मतलब क्या हो सकता है।
तो भाई गेट का मतलब क्या होता है, ये बात ध्यान से जानने की कोशिश करो कि गेट का मतलब ना पाना होता है, पाना है ना, यही तुमने सोचा होगा, यही सब लोग बोल देते हैं पाना, पर हमेशा गेट का मतलब पाना नहीं होता। सोचो कोई कहे गेट ऑन टू द हॉर्स, तो उसका मतलब जाए घोड़े पे पाओ, गेट इनसाइड अंदर पाओ, कोई कुछ भी समझ लेगा ना। तो गेट का मतलब हमेशा पाना नहीं होता, गेट के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, जैसे ऑब्टेन, रिसीव, ऑब्टेन, रिसीव, पजेस, या फिर अंडरस्टैंड, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। मैं आपको सेंटेंस दूंगा उससे और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आई डिडंट गेट यू, तो क्या मतलब हुआ, मैं तुम्हें समझा नहीं, तो गेट का मतलब क्या आ रहा है, अंडरस्टैंड आ रहा है, ये तो मतलब आ रहा है। या फिर मैंने कहा डू यू गेट गुड मार्क्स, क्या तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं, तो गेट का मतलब क्या है, गेट का मतलब इस टाइम ऑब्टेन आ रहा है, डू यू ऑब्टेन, या फिर रिसीव आ रहा है, डू यू रिसीव गुड मार्क्स, या फिर हैज शी गॉट अ कार, क्या उसके पास कोई कार है, तो गॉट का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉसेस्ड आ रहा है, होना, पास में होना, कि उसके पास क्या कोई कार है। तो भाई गेट एक ऐसा वर्ड है जिसके मल्टीपल मीनिंग आते हैं और सेंटेंस से ही पता चल सकता है कि मीनिंग क्या है। गेट गेट देखिए, सेंटेंस देखिए और आप समझ पाएंगे। आई डिडंट गेट यू हम बोल देते हैं, गेट माय पॉइंट, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो। तो गेट का मतलब पजेस, ईट, अंडरस्टैंड, रिसीव और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बात हुई। अब सवाल ये है कि सर गेट के साथ क्या कोई वर्ब भी आती है, हाँ भाई साहब, तो ये याद रखिए कि गेट के साथ दो तरीके से वर्ब आती है, गेट के साथ दो तरीके से वर्ब आती है। जैसे गेट के साथ अगर कोई थिंग लग जाए तो याद रखिए इसके साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है गेट के साथ। अब गेट का मतलब सिर्फ गेट नहीं है, गेट की कोई भी फॉर्म, अगर कोई थिंग की बात होती है तो थर्ड फॉर्म आती है। अगर अगर गेट के साथ पर्सन आ जाए, पर्सन, तो थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो फिर टू लगा के फर्स्ट फॉर्म आती है। अब तुम सोचोगे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझाता हूं तुम्हें गहराई से। मैंने कहा सेंटेंस वन, ये बड़ा कॉमन सेंटेंस सुना होगा आपने बहुत बार, किसी ने आपसे कहा भी होगा, कैन यू गेट माई फोन रिचार्ज, क्या तुम मेरा फोन रिचार्ज करा सकते हो। कुछ सेंटेंस देखना ध्यान से, जैसे अब देखिए यहाँ समझ में आ जाएगा, कैन यू गेट माई फोन रिचार्ज। मैंने आपको बताया गेट के साथ अगर थिंग आएगी, तो देखिए फोन क्या है, फोन तो थिंग है ना, तो कैन यू गेट माई फोन रिचार्ज नहीं हो सकता, इट शुड बी रिचार्ज। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जिसको आपको सही करना होता है, क्या तुम मेरा फोन रिचार्ज करा सकते हो, तो गेट के साथ अगर थिंग आई तो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखिए आई हैव गॉट द कार सोल्ड, मैंने कार बिकवा दी है। देखो इसमें क्या होता है, जब आप गेट का इस्तेमाल ऐसे करते हैं तो आप अपना काम किसी और से करवा रहे होते हैं, बस इतनी सी बात है, सब्जेक्ट अपना काम किसी और से करवा रहा होता है। जैसे कहा कैन यू गेट माई फोन रिचार्ज, क्या तुम मेरा फोन रिचार्ज करा सकते हो, कर नहीं सकते हो भाई, करा सकते हो ना। देखो मैंने ये नहीं कहा कैन यू रिचार्ज माई फोन, समझने की कोशिश करो ना, ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा मैंने, ये मेरा मुद्दा नहीं है। कैन यू रिचार्ज माय फोन, कैन यू गेट माय फोन रिचार्ज, क्या तुम मेरा फोन रिचार्ज करवा सकते हो, ठीक है, ऐसा सा सेंस देता है। आई हैव गॉट द कार सोल्ड, आई हैव सोल्ड द कार का मतलब है मैंने बेच दिया है, आई हैव गॉट मतलब बिकवा दिया, आई हैव गॉट द कार सोल्ड, मैंने कार बिकवा दी है। शी गॉट हर हाउस रिपेयरिंग लास्ट वीक, तो शी गॉट हर हाउस रिपेयरिंग, सो शी गॉट हर हाउस रिपेयर्ड हो जाएगा, हाउस की बात हो रही है, थिंग है, तो इट शुड बी रिपेयर्ड, शी गॉट हर हाउस रिपेयर्ड। आई एम गेटिंग माय फ्रेंड हेल्प नहीं हो सकता, आई एम गेटिंग माय फ्रेंड टू हेल्प, टू हेल्प, क्यों भाई, अब यहाँ पे पर्सन नहीं है मेरे बच्चे, अब थिंग है ना, अब पर्सन नहीं है अब थिंग है, तो इट शुड बी टू हेल्प, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म। ये देखो फ्रेंड कौन है, अरे फ्रेंड इंसान है या कोई चीज है, इंसान है, इसलिए टू लगा के फर्स्ट फॉर्म। सो आई एम गेटिंग माय फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को लेकर आ रहा हूं, मुहैया करा रहा हूं, परसुएड कर रहा हूं इस चीज के लिए कि वो मुझे हेल्प करे। तो यहाँ पे गेटिंग का मतलब परसुएड जैसा आता है, रिझाना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। शी गॉट हर फादर, वो अपने पापा को लेकर आई है, किस चीज के लिए, टू पे हर बिल्स, अपने बिल्स पे करने के लिए। तो देखो बड़ा आसान है, अगर पर्सन आ जाए तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, थिंग आ जाए तो थर्ड फॉर्म, इतनी सीधी सी बात मैंने आपको बताई। एक बार इसका कोई रिवीजन करा देता हूं। मैंने बताया रूल नंबर 6 में कि कहीं भी आपको गेट, गेट्स, गॉट, गेटिंग इनमें से कोई भी दिख जाए तो इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे, अगर थिंग आती है, नहीं तो पर्सन लगाओगे, अगर पर्सन आता है तो फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। इसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं जो मैंने आपको बताया, मल्टीपल मीनिंग होते हैं, थिंग आएगी तो थर्ड फॉर्म, पर्सन होगा तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म। तो ये था आपका रूल नंबर 6। अरे यार और भी दूसरी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 क्या कहता है, तो भैया रूल नंबर 7 कहता है आपसे, जस्ट अ सेकंड प्लीज, इस TO2 को तो आप जानते ही होंगे, है ना, TO2 इसको तो आप जानते ही होंगे। तो सवाल क्या है, ये है कि आफ्टर टू, आफ्टर टू के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो बहुत आसान है कि टू के बाद या तो आएगी नो वर्ब, कोई वर्ब भी नहीं आएगी, या फिर वर्ब आएगी, ठीक है। आइए देखते हैं दोनों ही केसेस कि टू के बाद क्या क्या हो सकता है। जब टू के बाद कोई वर्ब नहीं आती तो किस केस बड़ा आसान है, जैसे मैंने कहा आई वेंट टू अ टेंपल, या फिर मैंने कहा आई वेंट टू अ टेंपल यस्टरडे, मैं कल एक मंदिर गया था, या फिर शी केम टू माय हाउस। तो टू के बाद कोई वर्ब नहीं आई, टेंपल वर्ब नहीं है, ऐसे ही माय हाउस वर्ब नहीं है, टू के बाद कोई वर्ब नहीं आई। अच्छा, कभी कभी तुम्हें टू के बाद वर्ब भी देखने को मिल जाएगी,
जैसे कभी कभी नहीं, हमेशा जब देखने को मिले तो याद रखना ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म है। टू के बाद और कोई वर्ब नहीं आ सकती, हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। देखो 3 सेंटेंसेस दूंगा, तीनों से एकदम समझ में आ जाएगा। आई वांटेड टू हेल्प हिम। कभी कभी बोर्ड पे राइटिंग बहुत गलत आती है। शी वर्क्स टू अर्न मनी, या फिर ही विल हैव टू पे द फाइन। अब इस सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा, आई वांटेड टू हेल्प क्या मतलब हुआ, मैं मदद करना चाहता था। तो ये सेंटेंस पास्ट का है, इससे लेकिन मतलब नहीं है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है सेंटेंस, चाहे पास्ट का हो या फिर प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो टू अगर कहीं भी दिखेगा तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां पे वांटेड था, पास्ट था तो भी फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट था तो भी फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर था तब भी फर्स्ट फॉर्म। तो टू के बाद कोई और वर्ब पॉसिबल नहीं है। या तो ये हो जाए कि वर्ब भी नहीं आए, जैसे ये दो सेंटेंसेस थे, इसमें भैया वर्ब भी नहीं आई, कहानी बड़ी आसान रही, वर्ब भी नहीं आई। अगर वर्ब आ गई तो वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, इसका भी अपना एक अपवाद है, इसका भी अपना एक एक्सेप्शन है। और जानते हो एक्सेप्शन क्या है? और वो एक्सेप्शन ये है कि कहीं भी अगर आपको कुछ वर्ड्स हैं वो देखने को मिल जाए तो उनके साथ आपको टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगी। ये कौन कौन से एक्सेप्शन है? इन फ्रेजेस के बाद आप हमेशा यूज आईएनजी आफ्टर दिस फ्रेजेस। इन फ्रेजेस के बाद आप क्या यूज करेंगे? हमेशा आईएनजी यूज करेंगे। जैसे आई एम, ये कौन कौन से वर्ड है मैं लिख देता हूं। लुक फॉरवर्ड टू, प्रोन टू, गिव टू, गिवन टू या कह सकते हैं टेकन टू, accustomed to, habituated to, then averse to, devoted to, opposed to। तो देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 8 10 फ्रेजेस हैं, ठीक है। एवर्स टू, अपोज टू, डिवोटेड टू, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, प्रोन टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू। इन सबका मतलब क्या होता है? इन सबके अलग अलग मीनिंग है, सबकी मीनिंग बताता हूं। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी चीज को प्लान करना। जैसे मैं कहूं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम, तो टू के बाद मीटिंग ही आएगा, मीट नहीं हो सकता। ये बात याद रखना। अगर तुमने मीट लगाया है, भला से तुम्हें सुनने में सही लग रहा है पर तुम गलत हो और तुम्हारा सेंटेंस गलत है। और अगर तुम्हें ये बात तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल जाएगी बहुत बढ़िया से। प्रोन का मतलब क्या होता है? जब तुम किसी चीज के मतलब क्या होता है? संभावित है ना, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है ना। तो जब तुम संभावित होते हो किसी चीज के, जैसे तुमने कहा शी इज प्रोन टू गेटिंग चीटेड, क्या मतलब हुआ कि वो आदी हो गई है, संभावित हो गई है चीट करने, चीट खाने की या चीट करने की। शी इज प्रोन टू गेटिंग चीटेड, उसे चीट मिलती है। मतलब जहां भी जाती है या तो उसको पैसे छीन लेता है या उसको बेवकूफ बनाता है, बेवकूफ लड़की है, सो शी इज प्रोन टू गेटिंग चीटेड, है ना। तो वो प्रोन टू है गेटिंग चीटेड, आसानी से चीट हो जाती है। गेटिंग ही आएगा, गेट नहीं आ सकता, कुछ और नहीं आ सकता। टू लगा के फर्स्ट फॉर्म इन फ्रेजेस के साथ, है ना। या फिर मैंने कहा अकस्टम्ड का क्या मतलब होता है? कस्टम का मतलब होता है किसी चीज को अपनी प्रथा बना लेना, है ना। इसलिए कस्टम से बना है। सो वी आर अकस्टम्ड टू गिविंग डाउरी। हम आदि हैं किस चीज के? वी आर अकस्टम्ड टू गिविंग डाउरी, या डाउरी देने के। वी आर अकस्टम्ड टू गिविंग डाउरी, कि हम आदि हैं किस चीज के? डाउरी देने के, ठीक है। तो हैबिचुएटेड टू, एवर्स टू, टेकन टू, प्रोन टू, ये सब इसी तरीके से यूज होता है। एवर्स टू का मतलब होता है हेट या फिर अपोज, किसी चीज के खिलाफ जाना, ठीक है। डिवोट का मतलब होता है डिवोटेड मतलब भक्त होना। जैसे ही इज डिवोटेड टू वर्शिपिंग शिवा। तो टू के बाद आईएनजी, टू के बाद आईएनजी, टू के बाद आईएनजी इन केसेस में लगेगा, ठीक है। किन केसेस में? जहां आपको लुक फॉरवर्ड टू, डिवोटेड टू, प्रोन टू, अकस्टम टू, ना, ये सारे के सारे देखने को मिल जाए। मुझे उम्मीद है ये वाला रूल भी आपको पसंद आ गया होगा, समझ आ गया होगा। शॉर्ट में बताता हूं कि रूल नंबर 7 क्या था। मैंने आपको क्या बताया कि कहीं भी अगर आपको टू दिखेगा तो या तो उसके बाद वर्ब भी नहीं आएगी, और अगर आ गई तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। कभी कभी ऐसा होगा कि इसका एक एक्सेप्शन है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको ये वाले फ्रेजेस दिख जाएं तो उनके बाद अगर आपको टू लगानी है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती है। इसके रीजंस और क्या, ये सब बहुत गहराई से मैंने पढ़ाया है ना। शक्ति 2.0 में भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, विक्रांत में भी पढ़ाया है, बहुत जगह पढ़ाया है। पर ये शॉर्ट या फास्ट ट्रैक बैच है तो मुझे उसी के हिसाब से चलना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, एक रूल और देखते हैं, लास्ट रूल ऑफ द डे। भैया रूल 8, रूल 8 बड़ा आसान है, इसको आप जानते होंगे। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, जानते हैं इनको? तुम सोचोगे सर इतनी सारी वर्ब लिख दी भाई, ये इतनी सारी वर्ब नहीं है, ये सब मिला के एक ही वर्ब है। ये इतनी सारी वर्ब्स नहीं है, ये सारी मिला के एक ही वर्ब है। इतनी सारी वर्ब नहीं है, आई रिपीट, सारी मिला के एक ही वर्ब है। ये बी की फॉर्म्स है। हाँ जी, बी एकमात्र ऐसी वर्ब है अंग्रेजी भाषा में जिसकी 8 पॉसिबिलिटीज होती हैं। और बी बताती क्या है? देखो बी बताती है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था बताती है ना। आपका जो प्रेजेंट कंडीशन होती है, हालत होती है, हो ना बताती है, हो ना, ठीक है। जैसे आपने कहा आई विल बी एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर होऊंगा, तो ये बी बताती है हो ना होऊंगा। या फिर शी इज लेट, वो कैसी है? वो लेट है, तो हो ना बताती है। या मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो एक बार मेरा भी क्या बता रहा है? हो ना बता रहा है, आई एम अ टीचर। अच्छा, इन दोनों से कंफ्यूज मत होना, ये थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म्स है। जैसे मैंने कहा ही हैज बीन अ गुड प्लेयर, क्या मतलब हुआ कि एक बढ़िया खिलाड़ी रहा है। सो हैज बीन मैंने क्या बोला? रहा है, पहले भी था, अब भी है, फिर से होना बता रहा है, ठीक है। या फिर आपने कहा बीइंग अ सोल्जर, यू हैव टू बी ब्रेव, क्या मतलब हुआ कि सोल्जर होने के नाते तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा ना। बीइंग अ सोल्जर, सोल्जर होने के नाते तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा। या फिर बीइंग अ चीट, ही वाज अरेस्टेड,
क्योंकि वो ये चीट था इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया होने के नाते या होते हुए। ठीक है, तो बी क्या होती है? बी एक ऐसी वर्ब है अंग्रेजी भाषा में जो हो ना बताती है। कैसे बताती है? सारे एग्जांपल दिए, बी से एक से ज्यादा एग्जांपल दिए बीइंग से, जहां मुझे डिफिकल्ट लगा। ठीक है, तो ये हमेशा बताएगी होना ही। अब तुम कहोगे सर इसकी आर्ट फॉर्म क्यों है? हां भाई इसकी आर्ट फॉर्म है, और मैं इसकी आर्ट फॉर्म तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। ये इसकी आईएनजी फॉर्म है, समझ गए होगे। ये इसकी थर्ड फॉर्म है, समझ गए होगे। ये दोनों सेकंड फॉर्म है, ये दोनों की दोनों सेकंड फॉर्म है। ये वाली प्लूरल के साथ यूज होती है, ये वाली सिंगुलर के साथ यूज होती है। ठीक है, ये चारों के चारों इसकी फर्स्ट फॉर्म है। ये वाली लगा देना मॉडल्स के साथ, ये तुम्हें पता है सिंगुलर के साथ, ये तुम्हें पता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और ये तुम्हें पता है प्लूरल के साथ। तो मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने तुम्हें बताया कि बी इज एम आर वाज वर बीन बीइंग, ये सारी की सारी वर्ब की फॉर्म्स हैं, है ना। और ये कैसे यूज होती हैं? मॉडल के साथ बी इज सिंगुलर, एम आई के साथ आर प्लूरल होता है, वाज वर दोनों के दोनों के साथ, दोनों ही सेकंड फॉर्म है, वाज सिंगुलर है और वर प्लूरल है, बीइंग थर्ड फॉर्म और बीइंग आईएनजी फॉर्म। इन सबको मैंने यहां पे तुम्हें यूज करके भी दिखाया। पर सर रूल क्या है? रूल ये है कि ये एकमात्र ऐसी वर्ब है, ये जो बी है ना, बी इज एम आर वाज वर बीइंग बीइंग। सवाल यह सर मैं इसके साथ दूसरी वर्ब कौन सी लगाऊं? मैं इसके साथ दूसरी वर्ब कौन सी लगाऊं? तो देखो बच्चा, इनके साथ ना दो तरीके से वर्ब यूज होती है। ठीक है, या तो इसके साथ यूज होगी आईएनजी, या फिर इसके साथ यूज होगी थर्ड फॉर्म। क्या बताया मैंने? या तो इसके साथ आईएनजी यूज होगी या फिर इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी। इन सभी के साथ तीसरी कोई वर्ब नहीं आ सकती, आईएनजी भी आएगी और थर्ड फॉर्म। अब सवाल यह है, तुम पूछोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा आईएनजी कब आएगी और थर्ड फॉर्म कब आएगी? तो बहुत आसान है। अगर सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, अगर सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, तो उसके साथ आप आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो आप उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो आप बी के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और यही एकमात्र पहचान है पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस को पहचानने का एकमात्र यही तरीका है। अगर कोई ये कहता है कि पैसिव वॉइस के आगे बाय लगा होता है, तो हाथ ढीला करके झापड़ कान के नीचे जोर से मारना उसके, और उसको बताना कि ये जरूरी नहीं है ना, बाय एक प्रीपोजिशन है, कहीं भी लग सकता है। पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है? फॉर्म ऑफ बी, ये मुद्दा है, फॉर्म ऑफ बी प्लस थर्ड फॉर्म। सिर्फ इतनी सी बात है। ये है तो पैसिव है, ये नहीं है तो पैसिव नहीं है। इसके बिना पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बाय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके बिना पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्यों ना। अब देखो कुछ सेंटेंस एक्टिव में देखते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज प्लेइंग, अब ये वही वाले तो सेंटेंस, इसमें कुछ नया थोड़ी है। You are studying. He has been working. So देखो फॉर्म ऑफ बी आईएनजी, फॉर्म ऑफ बी आईएनजी, फॉर्म ऑफ बी आईएनजी, सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के हैं और क्या दिखा रहे हैं? कंटिन्यूएशन दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये थर्ड फॉर्म के हो, अगर बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म लगी होगी, अब ये कंटिन्यूएशन नहीं दिखाएंगे। जैसे आई एम टोल्ड टू डू सो, मुझे कहा गया है ऐसा करने के लिए, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म। आई एम टोल्ड, मुझे कहा गया है, मैंने नहीं कहा है, मुझे कहा गया है, ऐसे हो गया। या फिर शी इज She is called out, उसे बुलाया गया है। She has called out का मतलब होगा उसने बुलाया है। She called out, उसने पुकार लगाई है। But she is called out मतलब उसको बुलाया गया है। फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म आ गया, पैसिव हो गया। बस इतनी पहचान है। जहां भी फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म देखो तो ये समझ लो कि ये पैसिव है। सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। जैसे the work has been done, तो क्या मतलब हुआ? वर्क ने नहीं किया है, वर्क को कर दिया गया है। The work has been done, काम कर दिया गया है। फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस और दिखाता हूं। The road is being built, रोड बनवाई जा रही है। तो बीइंग के साथ कौन सी फॉर्म आई? थर्ड फॉर्म आई, बिल्ड। मैंने आपको इस रूल में क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया कि देखो बी एक ऐसी वर्ब है जिसकी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये एकमात्र वर्ब है अंग्रेजी भाषा में जिसकी 5 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं, 8 पॉसिबिलिटीज होती है कभी। और इसका मतलब क्या होता है? होना, स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, अवस्था बताती है ना। और ये मैंने इतने सारे एग्जांपल भी तुम्हें दिए अवस्था के। फिर मैंने तुम्हें बताया कि भाई जो इसकी फॉर्म्स होती है ना, उनके साथ कभी आईएनजी लगेगी और कभी थर्ड फॉर्म लगेगी। तुमने मुझसे पूछा सर कैसे पता चलेगा कब आईएनजी लगेगी, कब थर्ड फॉर्म लगेगी? अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा तो उसमें आईएनजी लगेगी। अगर सेंटेंस थर्ड फॉर्म का होगा, अगर पैसिव वॉइस का होगा तो थर्ड फॉर्म लगेगी। पैसिव की पहचान ये है, दुनिया में कभी भी किसी ने जब से अंग्रेजी भाषा का जन्म हुआ है आज तक अगर कोई सेंटेंस बनाया है या आने वाली दुनिया में बनाएगा और वो पैसिव वॉइस का बनाएगा तो फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म के साथ बनाएगा। ये मैंने इसके आपको एग्जांपल दिए। यही पैसिव की पहचान है, फॉर्म ऑफ बी थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी थर्ड। ठीक है, तो ये थे आपके 8 यूनिवर्सल रूल। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूं कि मैंने आपको क्या-क्या पढ़ाया और फिर उसके बाद सीधे हम क्वेश्चंस करेंगे जो भी मैं तुम्हारे प्यार में लेके आया हूं। तो पहला ये था रूल 1 जो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। बस इतनी बात से याद रखनी है। इसका एक अपवाद भी था, एक्सेप्शन, जो मैंने आपको यहां पे पढ़ाया। फिर मैंने आपको रूल नंबर 2 पढ़ाया और बताया कहीं भी डिड डू डज दिख जाए, जिंदा या मुर्दा हमेशा फर्स्ट फॉर्म, है ना। ये हेल्प नहीं हो सकता, इट शुड बी हेल्प। ये ईट्स नहीं हो सकता, इट शुड बी ईट, है ना। और यहां पे भी डू के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो हमेशा डिड डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करें। तीसरा रूल मैंने आपको पढ़ाया यहीं पे कि अगर कहीं भी सेकंड फॉर्म दिख जाए तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। कहीं भी सेकंड फॉर्म दिख जाए सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। इसका एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताया कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनके साथ आप हमेशा सेकंड फॉर्म ही लगाएं। तो ये हो गया आपके 3। चौथा रूल मैंने आपको पढ़ाया कि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और हैव, हैज, हैड, हैविंग हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये मेरे मुद्दे की बात है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब इसके साथ आप बीन लगा देते हो, बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगी तो पैसिव हो गया, वही तो पैसिव है। फॉर्म ऑफ बी थर्ड फॉर्म, बात वही है। यहां पे भी वही चीज समझाने की कोशिश की। फिर मैंने आपको बताया रूल नंबर 5 और मैंने आपसे कहा कहीं भी अगर आपको मॉडल्स दिख जाए तो इनके साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और ये रहे उसके एग्जांपल बहुत सारे मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने आपको रूल नंबर 6 पढ़ाया और मैंने आपको बताया कि गेट का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, इसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं। कैसे कैसे होते हैं मल्टीपल मीनिंग, यहां पे कुछ सेंटेंस भी मैंने आपको दिए। फिर मैंने आपको बताया कि अगर गेट के साथ कोई और वर्ब लग जाए तो कहानी क्या होगी। तो मैंने अगर बताया कि कोई थिंग लगेगी तो थर्ड फॉर्म और अगर पर्सन लगेगा तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, और ऐसे मल्टीपल एग्जांपल मैंने आपको नीचे देकर दिखाया। फिर मैंने आपको पढ़ाया लास्ट 2 रूल जिसमें मैंने आफ्टर 2 वाला रूल आपको पढ़ाया और बताया कि 2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेंटेंस चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, 2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मैंने एक एक्सेप्शन दिया कि भाई ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखिए फ्रेजेस को, इनके बाद आप हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। 2 होता है आईएनजी फॉर्म, 2 होगा लेकिन आईएनजी फॉर्म, 2 होगा लेकिन आईएनजी फॉर्म, 2 होगा लेकिन आईएनजी फॉर्म। ऐसा सिर्फ इन फ्रेजेस के साथ होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता।
अब हम आ गए आखिरी रूल पे, जो मैंने बी के बारे में बताया। मैंने बताया बी एक और वर्ब है, ठीक है, एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ जब भी कोई दूसरी वर्ब आती है, जिसके साथ जब भी कोई दूसरी वर्ब आती है तो वो हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, या तो आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म होती है। बी का खुद का मतलब होना होता है, यहाँ पे इसने होना बताया है ना, और अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो आईएनजी आएगी, नहीं तो थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे आपके 8 यूनिवर्सल रूल खत्म हो गए। अब हम बहुत तेज क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड दूंगा। 10 सेकंड के लिए आप मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं और फिर उसका आंसर देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। 10 सेकंड है बस आपके पास, अगर उससे ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। द फेमस जगलर एंड कॉन्ज्यूरर, तो जो जगलर है वो कॉन्ज्यूरर है, इज टू अनवेल टू प्रिपेयर, तो इस आ जाएगा क्योंकि एक ही आदमी है, जो जगलर है वही कॉन्ज्यूरर है। याद रखिए, अगर यहाँ पे एक दा और लगा होता ना तो आप सोच सकते थे कुछ और लगाएंगे, पर ये एक ही आदमी है, ठीक है, तो ये दो हो जाते, द फेमस जगलर एंड द कॉन्ज्यूरर। अगर आप ऐसे करते तो ठीक होता, लेकिन आपने लिखा है द फेमस जगलर एंड कॉन्ज्यूरर, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है शी डिड नॉट वेंट, तो डिड डू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, बताया था, सो शी डिड नॉट गो हो जाएगा, गो। आंसर इज बी, शी डिड नॉट गो। सिंपल, आगे जाना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड और 10 सेकंड के बाद आपको मिलेगा आंसर। कह रहा है आई एम द मेयर ऑफ द सिटी, आई वुड हैव, आई एम द मेयर। अब देखो यहाँ पे तुमने पास कर दिया, वुड हैव डन, तो क्या कहोगे, इफ आई वर, या तो वर बोलोगे या फिर हैड बीन बोलोगे। अगर वर बोलोगे तो इसको चेंज करके सिर्फ वुड करना पड़ेगा और यहाँ पे डू आएगा। तो सेंटेंस दो तरीके से लिखा जा सकता है, इफ आई वर द मेयर ऑफ द सिटी आई वुड डू सो मच, या तो इसे ऐसे लिख दो। अब अगर तुम यहां पे हैव डन ही लिखना चाहते हो तो तुम्हें कहना पड़ेगा इफ आई हैड, या फिर आप लिखेंगे इफ आई हैड बीन द मेयर और इसे कंटिन्यू करके आई वुड हैव डन, ठीक है। तो आपने क्या कहा, इफ आई हैड बीन द मेयर, अगर मैं कोई मेयर हुआ होता, आई वुड हैव डन, तो मैंने कर दिया होता। तो दोनों तरीके से ही, अगर इसके साथ लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे कि अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों, तो देखो जिसने भी ये सोचा ना ऐसा क्यों, वो गधा, क्यों गधा, क्योंकि पढ़ चुका है। अबे वर किसकी फॉर्म है, बी की ही तो फॉर्म है, और बीन किसकी फॉर्म है, बी की ही तो फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अगर यहां पे सेकंड यूज करो तो यहां पे भी सेकंड यूज करो, अगर यहां पे थर्ड यूज करो तो यहां पे भी थर्ड यूज करो, बस इतनी सी कहानी है ना। तो आई वर हो जाएगा या फिर हैड बीन, जो अच्छा लगे, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास डैश इंक्रीजिंग डे बाय डे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब तुम सोचोगे यहाँ पे एक क्यों आया, दा नंबर के साथ ना, दा नंबर इज सिंगुलर, दा नंबर का मतलब है स्पेसिफिक नंबर, है ना, उसी की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। These days youth are quite prone to getting attracted towards making easy money, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। हेलो, हाँ जी, देखिए, these days youth are quite prone to getting, तो ये बिल्कुल सही है ना, आजकल जो जवान लोग हैं वो prone to getting, getting का मतलब क्या है, getting attracted टुवर्ड्स मेकिंग इजी मनी। तो आजकल के जो नौजवान हैं वो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोच रहे हैं। प्रोन टू का मतलब क्या है, संभावित है कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, इजी मनी बनाने की तरफ। तो नो एरर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सॉल्विंग हरसेल्फ टू स्लीप, एक और नई चीज याद रखो, जहां भी तुम्हें कोई प्रपोजिशन दिख जाए, जहां भी तुम्हें कोई प्रपोजिशन दिख जाए तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, प्रपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का। सो आफ्टर सॉल्व नहीं, आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग हरसेल्फ टू स्लीप, आंसर इज ए। तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आफ्टर सॉल्विंग, ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्या है, आफ्टर एक प्रपोजिशन है। अगला क्वेश्चन कहता है हैविंग सी हो ही नहीं सकता, हैविंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो इट शुड बी सीइंग, आंसर इज ए। क्वेश्चन खत्म, आगे जाने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसे 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। सेंटेंस का मीनिंग भी बताता हूं, अपनी मदर को काम करते हुए देख के टायर लगते बिना थके, ये मुझे इंस्पायर करता है कि मैं बढ़िया से पढूं। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज अबाउट टाइम यू पे, अब मैंने बताया था इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज एप्रोप्रिएट टाइम, इट शुड बी पेड, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, अभी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 10 सेकंड में क्वेश्चन होगा ही, अगर आपको 10 सेकंड से ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। In the morning she opened her eyes to found, टू के बाद क्या बताया था, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, it should be to find, टू के बाद हमेशा याद रखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर, टू फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वंस यू हैव ट्राई, हैव के बाद कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो शुड बी ट्राइड, बस पप्पू क्वेश्चन है भाई, पप्पू क्वेश्चन है ना। तो ये जरूर देखना कि आप में से 10 में से 10 on 10 किसने स्कोर किया है, अगर आप में से कई सारों ने 10 on 10 स्कोर किया है, इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। सो ए आंसर हो जाएगा, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, the old agencies have given the orders to submit the reports about their infrastructure, so the old agencies have given the orders to submit, you have given, जो पुरानी एजेंसीज हैं उन्होंने ऑर्डर दिया है सबमिट करने के लिए रिपोर्ट्स उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मतलब सरकार जो है अपने, सरकार कह रहा हूं, ये जो एजेंसीज हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट खुद मांग रही हैं। दी ओल्ड एजेंसीज हैव बीन गिवन, बीन गिवन का क्या मतलब हो जाएगा, दी ओल्ड एजेंसीज हैव गिवन दी ऑर्डर्स का मतलब हो जाएगा एक्टिव वॉइस, एजेंसीज नहीं ऑर्डर दिया है। पर अब जब आप कहते हैं दी ओल्ड एजेंसीज हैव बीन गिवन, तो इसका मतलब है ओल्ड एजेंसीज को ऑर्डर दिया गया है, और हम यही बात तो कहना चाह रहे हैं कि जो पुरानी एजेंसीज है उनको ऑर्डर दिया गया है कि वो सबमिट करेंगे रिपोर्ट्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो बीन गिवन शुड बी द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट आंसर। बीन नहीं लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि एजेंसीज ने दिया, एजेंसी ने दिया, एजेंसी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, इन सब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, इट शुड बी गिव, आंसर इज बी, बस मैन हु विल गिव। क्वेश्चन नंबर 13,
Everyone has been asked to submit an explanation for the labs. So everyone has been asked. हर एक से कहा गया है, has been मतलब पैसिव हो गया, हर एक से कहा गया है कि किसी ने क्यों सबमिट करे एक एक्सप्लेनेशन फॉर द लैब्स। ये जो देरी जो हुई है, जो छूटा है, लैब्स का मतलब होता है कुछ छूट जाना या देरी हो जाना, तो कोई भी गलती नहीं है इसमें। डी इज द करेक्ट आंसर, नो एरर। नो एरर वाले क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको लगता है यार पता नहीं कोई ना कोई एरर तो हो गई, ढूंढ ही लेता हूं, और नहीं भी होता तो तुम ढूंढ लेते हो और इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। 10 सेकंड्स वंस अगेन। द मनी लेंडर हैज अरेस्टेड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मनी लेंडर ने अरेस्ट कर लिया है। द मनी लेंडर हैज अरेस्टेड का मतलब हो जाएगा मनी लेंडर ने अरेस्ट कर लिया, तो द मनी लेंडर हैज बीन अरेस्टेड, मनी लेंडर को अरेस्ट कर लिया गया। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Manoj is one of the few students who have के बाद कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, so it should be past. Past आंसर इज सी। have has के बाद थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 60, 10 सेकंड का टाइम। Have you got the manager explained? तो देखो मैनेजर आ गया, मैंने बताया था गेट के साथ अगर पर्सन आ जाए तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? टू एक्सप्लेन। सेंटेंस क्या बना? Have you got the manager? क्या? Have you got the manager to explain the situations? है ना? तो क्या तुमने मैनेजर को लेके आए हो या उसे परसुएट करा है कि तुम एक्सप्लेन करो सिचुएशन? ये हैव यू गॉट द मैनेजर, क्या तुम मैनेजर को लेके आए हो एक्सप्लेन करने के लिए सिचुएशन टीम को? मतलब मैनेजर साहब को लेके आए, उनसे कहा गया है कि टीम को एक्सप्लेन करो सिचुएशन को, तो क्योंकि पर्सन आ गया तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, आंसर हो जाएगा बी। 17, काइंडली गेट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब देखो गेट के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ये पर्सन नहीं है, ये थिंग है, तो क्या लगाओगे? थर्ड फॉर्म। डिलीवर नहीं, डिलीवर्ड। सो है काइंडली गेट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड एट द अर्लीएस्ट, ये जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है जितनी जल्दी हो सके डिलीवर करा दीजिए, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां आपको सीखने को मिलेगा। आर यू यूज्ड टू वर्किंग हो जाएगा, आर यू यूज्ड टू वर्किंग, तो यूज्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म आपको लगाना पड़ेगी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आर यू यूज्ड टू वर्किंग, इट शुड बी आर यू यूज्ड टू वर्किंग। क्यों आया? तो याद रखिए अगर यूज्ड टू से पहले कोई वर्ब आ जाती है, याद रखना इस बात को, अगर यूज्ड टू से पहले कोई वर्ब आ जाती है तो इसके बाद आईएनजी का इस्तेमाल होता है। अगर यूज्ड टू अकेला है तो इसके बाद तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा क्योंकि टू है, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखेंगे अगर यूज्ड टू से पहले कोई वर्ब आ जाती है, जैसे आई एम यूज्ड टू टीचिंग, मैं पढ़ाने का आदी हो गया हूं, तो यूज्ड टू से पहले अगर कोई भी वर्ब आएगी तो आप आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। यूज्ड टू से पहले यहां भी वर्ब आई इसलिए आपने वर्क का नहीं वर्किंग का इस्तेमाल किया, आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है नाव्या विल डैश अ सॉन्ग फॉर द सेशन, नाव्या विल राइट, है ना, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो अ मैन हु कैन गेट दिस बुक्स सोल्ड, है ना? क्यों भैया? गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगती है अगर हम थिंक की बात करें, है ना? तो ये हो गए आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने आज पढ़े हैं आपके साथ 8 यूनिवर्सल रूल्स। कितने रूल्स पढ़े हमने? 8 यूनिवर्सल रूल्स, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं, एग्जांपल्स भी दिए हैं और मुझे उम्मीद है सब आपको समझ में आया होगा। बट एक छोटी सी दिक्कत यह है कि रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, आपसे बात नहीं कर सकता जैसे मैं शौर्य में कर पाता हूं ना। पर इसके एक फायदा भी है, शौर्य में इस चीज को पढ़ाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, बट यहाँ पे मैंने एक क्लास में इसको पढ़ाया। अगर आपको कोई दुविधा हो, शक हो, तकलीफ हो तो आप क्या कर सकते हैं, शक्ति 2.0 जो कि पढ़ा हुआ है YouTube पे, वहां से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं, वहां से और क्वेश्चंस आप इसके लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो विक्रांत बैच से भी आप पढ़ सकते हैं। ये YouTube बैच है फ्री वाले बता रहा हूं, बाकी तो मैं आपको समझा ही रहा हूं और मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा ये जरूर बताइएगा मुझे कि आपको क्लास कैसी लगी। अब मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली क्लास में, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।